तरारी के सभा में सीएम बोले, हमने अपने कार्यकाल में बिहार के सर्वांगीण विकास की सभी वर्गों के लिए योजना चलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने INDIA पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेते हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते। वे लोग केवल हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने का काम करते हैं। हम लोग जब सत्ता में आए तो सबके लिए काम करना शुरू किया। हमारे समय में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हमने अपने कार्यकाल में बिहार के सर्वांगीण विकास बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए किया। मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई तो हिंदू भाइयों के मंदिरों का भी घेराबंदी कराया। वहीं 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए भी काम किया। वहीं इन्होंने रोजगार के मामले पर बोला कि सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य रखा था, जिससे अभी तक 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जबकि 7,70,000 लोगों को नौकरी दिया गया है। वहीं इस बार 12 लाख लोगों को इस कार्यकाल में नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर काम चल रहा है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे योजना पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री तरारी विधानसभा उपचुनाव में राजग समर्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में तरारी खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा से हमारा शुरू से रिश्ता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनवाया था। सब इंतजाम हम करके रखे थे। आज जब MP होकर के गए तो हम गए, बाद में ही जन्म ले लिया है, तो हम तो उसी समय से जानते हैं। तभी लड़का है, अब केंद्र में मंत्री है। तो हमने तो आप सबको दिया है, आप सबको और आप हाथ उठाइए, हम इनको बगल में लेकर के किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आपकी सेवा हम लोग सब दिन आपके हित में करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। रचना उन लोगों का संरक्षण हमारे देश में हम लोग करते हैं, और वो हमारे देश में घुसपैठिए बन के नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ वो आए। अलग अलग देशों में कनाडा भी उसका एक उदाहरण है, जहाँ पर इस तरीके के हमले हाल फिलहाल के दिनों में देखे गए। इस तरीके की सोच भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है इस विषय को सुलझाने के लिए। चिराग जी, एक और सवाल है पप्पू यादव को लेकर के। बार बार उनको धमकी देने की बात कही जा रही है, बार बार FIR दर्ज कराया जा रहा है उनके द्वारा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके के जानबूझ करके ये इस चीज़ों को हवा दे रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता, बट मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि ये जांच का विषय तो है ही। किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ या उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अगर इस तरीके की थ्रेटनिंग कॉल्स अगर उनको आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चला जाए, ID दी जा रही है। अगर मैं कहूँ तो चारों सीटों पर NDA के पक्ष का है, और दोनों विधानसभा में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी
एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषता आदिवासी में करारी का अगर मैं जिक्र करूँ तो मैं मानता हूँ कि जिस मजबूती के साथ इनको समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा, मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूँ, करारी की हर एक महान जनता का कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर करें। ज़रूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर एक वो मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति उपेंद्र जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो करारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज करारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपको समझा। अब आप लोगों को कोई सवाल? चिराग जी, 2 सवाल है। पहला सवाल, बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि लाठी से पिटवाए। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है। जब पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विषयों को लेकर मतभेद हो, उनको लेकर संवाद होता है और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखा जाता है तो जनता फैसला लेती है। पर लोगों को इस तरीके से डराना और धमकाना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, लाठी से पीटे जाना, ये धमकी है। मैं चाहूँगा जहाँ एक तरफ नैश बयान की निंदा तो मैं करता ही हूँ, पर सभ्य समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से भी चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि स्वतः इस बयान का संज्ञान लें। विपक्ष की आदत बन गई है लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करना। लोकसभा के चुनाव में भी डराया ही जा रहा था, क्या कहकर कि संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 5 साढ़े 5 महीने होने को आए हैं। केंद्र में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार को बने हुए कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया या कौन से संविधान की हत्या कर दी गई या कहां पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया? जवाब दें विपक्ष के लिए। पूरा चुनाव लोकसभा का ये लोगों को यही कह कह कर डराते रहे और अब ये डराने का एक नया तरीका जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अगर पिटाई की बात करेंगे, लाठी चलाने की बात करेंगे तो बिहार की जनता भी ये सुन रही है और आप पुनः उसी दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर के लिए आपकी पार्टी के नेता जाने जाते हैं। जंगल राज का नाम आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा, जहां पर आप मासूमों के ऊपर लाठियां चलाते थे, दुकानों को लुटवाने का काम किया जाता था, रातों रात शोरूम से गाड़ियां निकाली जाती थी, ज्वेलर्स के यहाँ से, सोनारों के यहाँ से उनके गहने लूट लिए जाते थे। वो दौर 90 के दशक से हर वो व्यक्ति जो गुजरा है, मैं गुजरा हूँ भैया, 80 के दशक का मेरा जन्म है, 90 के दशक में उस टीनेज की उम्र में मैं था जब मैंने इन तमाम बातों को महसूस किया और मेरी पीढ़ी का हर वो युवा इस बात का अनुभव कर सकता है और उसी बात को पुनः दोहराने की सोच के साथ दिया गया ये राजद के नेता का बयान कतई सभ्य समाज और आज का बिहारी तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग जी, आज आपके छोटे भाई जिसको आप कहते हैं तेजस्वी यादव, उनका आज 35वां जन्मदिन है, इसके ऊपर आपका क्या? मेरी बहुत सारी बधाई, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहे, सुखी रहे, बड़ा भाई होने के नाते कामना करता हूँ। राजनीतिक सलाह भी देना चाहेंगे कुछ? अरे प्रभु,
वो जिस परिवार से आते हैं उनके पास घर में ही ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं। मैं सिर्फ उनको शुभकामनाएं देता हूं। चिराग जी, एक सवाल है। अभी बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो इस्कॉन मंदिर पर बैन लगाने की मांग की कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर बैन लगना चाहिए, क्या इससे आप? जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में ये कट्टरपंथी सोच हावी होते हुए वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें मुख्यतः हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। इसी सोच को लेकर जब केंद्र सरकार योजना लाती है तो हमारे देश में कई ऐसे विपक्ष दल के नेता हैं जो केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और अपने ही देश में उस नागरिकता के कानून को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि किसी एक समाज विशेष से नागरिकता छीन ली जाए, जबकि बार बार भारत की संसद में हमारे गृह मंत्री ने खड़े होकर, जिसका हम सब ने समर्थन भी किया, इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि ये कानून उस समाज के लोगों के संरक्षण देने के लिए है जहाँ पे वो अल्पसंख्यक। ऐसे में जब ऐसी घटना सामने आती है तो महसूस होता है कि कितनी ज़रूरत है इस तरीके के कानूनों की, जो कम से कम उन लोगों का संरक्षण हमारे देश में हम लोग कर पाए, और वो हमारे देश में घुसपैठिए बन के नहीं बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ वो आए। अलग अलग देशों में कनाडा भी उसका एक उदाहरण है, जहाँ पर इस तरीके के हमले हाल फिलहाल के दिनों में देखे गए। इस तरीके की सोच को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है इस विषय को सुलझाने के लिए। चिराग जी, एक और सवाल है पप्पू यादव को लेकर के, बार-बार चुप करवा देंगे, पीछे की बात कही जा रही है, बार-बार पीछे चुप करवा देंगे, पीछे आवाज आवत है। और कुछ लोग ये भी 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से वीना देवी जी हूँ या शांभवी चौधरी हूँ समस्तीपुर से। ऐसे में जब तरारी की सीट से पहली बार एक युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे, मेरे लिए ये खुशखबरी थी कि मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया, और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। और न सिर्फ विशाल मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों ने इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की, ये इनके मेहनत का भी परिचय देगा। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक कर गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है आज की सभा में आप सब लोग भी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि तरारी का माहौल क्या है। माहौल तो खैर बहरहाल अगर मैं कहूँ तो चारों सीटों पर एनडीए के पक्ष का है, और दोनों विधानसभा में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषता अगर आज भी मैं तरारी का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं मानता हूं कि जिस मजबूती के साथ इनको समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूँ, तरारी की हर एक महान जनता का कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर करें। ज़रूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर एक मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी की पार्टी हो,
या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज तरारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपको समझाया। अब आप लोग के कोई सवाल? चिराग जी, 2 सवाल। पहला सवाल, आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, यहाँ पर चुनाव विधानसभा चुनाव के 7 दिन आगामी 13 तारीख को बिहार की वो 4 सीटें मतदान के लिए जाएंगी। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत अपने साथियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत के साथ हम लोगों का संगठन प्रयासरत है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बात को भी मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि झारखंड की एक सीट पर, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से संगठन के काफ़ी साथी की जिम्मेदारी चतरा में भी लगाई गई। पार्टी के कई सांसद पिछले कई दिनों से झारखंड में भी कैंप कर रहे और बिहार के अलग अलग सीटों पर भी वो जाने का काम कर रहे। ऐसे में जब मतदान को महज 3 दिन बाकी रह गए, आज मेरा कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित था तरारी विधानसभा में, जहाँ से विशाल प्रशांत जो एक युवा पढ़े लिखे जुझारू नेता है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे और राजनीति में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूँ। अगर आप मेरी लोकसभा की सीटों को भी देखें तो महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर हम लोगों ने युवाओं को चुनाव लड़वाने का कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी अम्बाई समीकरण है, जहाँ पे कुछ लोग हमारे राज्य को जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मेरी सोच अलग है, जहाँ कुछ लोग एमवाई समीकरण बनाकर सांप्रदायिकता को और जातीयता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं और युवा, मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लोकसभा में सीमित सीटों पर उस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, महज 5 सीटों पर उनमें से जहाँ एक तरफ मैंने 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, तो वहीं 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से मीना देवी जी हूँ या शांभवी चौधरी हूँ समस्तीपुर से। ऐसे में जब तरारी की सीट से पहली बार एक युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे, मेरे लिए ये खुशखबरी थी कि मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। और न सिर्फ विशाल मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों में इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की, ये इनकी मेहनत का भी परिचय देता है। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक कर गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है आज की सभा में आप सब लोग भी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि तरारी का माहौल